भारत अब 78 साल का हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसने चांद को छुआ है, डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। लेकिन आज भी एक सवाल है कि क्या आज भारत में हर एक इंसान वाकई में आजाद है? क्या आज भी इस भारत में कुछ ऐसे चेहरे नहीं हैं जो आजादी के बावजूद बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? ये कहानी उस तीसरे आईने की कहानी है जो समाज में दिखाई जरूर देते हैं, मगर हमारे समाज में आज तक उन्हें सच से पहचाना नहीं गया। जो एक बार सड़क पर निकले तो सारी निगाहें उन पर ठहर जाती है, मगर आज भी इज्जत और सम्मान नहीं ठहर पाया। वो जब भी अपने आप को इंसान कहे तो जवाब में भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये किस कतार में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं थर्ड जेंडर की, एक पहचान जो केवल कागजों पर नहीं बल्कि एक संघर्ष में ढला हुआ है। ये लड़ाई सिर्फ हक की लड़ाई नहीं, उस सम्मान की लड़ाई है जो हर एक इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न केवल अपने हुनर से समाज की दीवारों को रंगा बल्कि दूसरों की उलझनों को भी सुलझाया और ये साबित किया कि पहचान किसी बॉक्स पर नहीं बल्कि आत्मा में होती है। तो आजादी के इस अवसर पर मिलते हैं डॉक्टर रवि अमरानी से, जो एक कलाकार, एक थर्ड जेंडर, एक ज्योतिष और एक इंसानी हौसले की मिसाल है। पेय गौरार्ध शरीर कायै, कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै। मैं कुदरत का रचा एक अनमोल किस्सा हूं। कुछ अलग थलग सी जरूर हूं, पर तेरी ही समाज का एक हिस्सा हूं। जब जब पास आना चाहा तेरी दुनिया के, तुमने कई दफा दरकिनार किया। तेरे ही खुदा ने मुझे भी बनाया, फिर भी तुमने मेरे अलग होने का एहसास कराया। भैरवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द टाइमलेस मीट। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू, एंड दैट्स माय प्लेजर टू बी हियर। आज आज़ादी का दिन है, हमारे साथ भैरवी जी भी हैं। आप एक कलाकार हैं, एक ज्योतिष हैं, एक राइटर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं। आपके पास अब बहुत मल्टीटास्किंग है, लेकिन आपके साथ एक नाम भी जोड़ा जाता है, वो है थर्ड जेंडर का। आपको क्या लगता है, आपका क्या नज़रिया है कि आज जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एक नज़रिए की बात करते हैं, क्या आज थर्ड जेंडर कितना आज़ाद हुआ है? पेपर्स में तो हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो आज भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। कानून ने हमें एक आइडेंटिटी दी थर्ड जेंडर होने की, वो तो एक दरवाज़ा है, लेकिन उस दरवाजे के पार एक लंबा सफ़र अभी तय करना है। समाज में जो हमारी स्वीकार्यता है वो बिल्कुल, मैं कहूँगा, ज़ीरो है। परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत सी दिक्कतें हैं। ज़मीनी स्तर पर बहुत सा काम करना अभी बाकी है। तो बीइंग अ ट्रांसजेंडर ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा है और आज भी मुश्किल है। चीज़ें कुछ आसान हुई हैं क्योंकि अब लॉ हमें अलाउ करता है बहुत सी बातों के लिए, लीगलाइज किया गया है, लेकिन स्टिल जब तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगा, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होगा, पहले तो फैमिली एक्सेप्टेंस, तो मुझे नहीं लगता कि इस आज़ादी का कोई मतलब है या इस पहचान का कोई मतलब है। हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। जब आपने ये कहा कि हम आज भी आज़ाद नहीं हुए, इतनी मुश्किलों में आपने अपनी पहचान को कैसे एक्सेप्ट किया? आपको कब ये महसूस हुआ या आपने कब ये फील किया कि ये मेरी पर्सनालिटी है या मैं इस जेंडर या इस थर्ड जेंडर में आता हूँ? जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहती हैं। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं और जब फिर बड़े हो रहे होते हैं तो उस दौरान ही बदलाव हम महसूस कर रहे होते हैं। सामाजिक स्तर पर उठना, बैठना, चलना और तमाम जो हम गतिविधियां करते हैं
उनमें हमें महसूस होता है कि हम कहीं ना कहीं लड़की की तरह भी नहीं हैं और लड़के की तरह भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो इंडियन सोसाइटी में, विश्व में भी है लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है, दो बॉक्स जो हमने बना रखे हैं मेल और फीमेल के, हमें शुरू से एहसास होता है कि हम कहीं ना कहीं इसमें मिसफिट है। और ये चीज़ हमें ये नहीं पता होता कि इसे क्या कहते हैं। कि जब हम बड़े होते हैं और जब हम सेक्सुअली कहीं अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सेम जेंडर हो सकता है, लाइक बायोलॉजिकली अगर मैं मेल हूँ और मेरा अट्रैक्शन भी मेल के लिए है, तो दिक्कतें वहाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो वो ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, मैं उस टाइम का रहा हूँ। तो बहुत दिक्कतें हुई और फिर बहुत बाद में जाकर जब एक्टिविज़म शुरू हुआ, आज 20 साल हो गए एक्टिविज़म को शुरू हुए, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमारे जैसे और भी लोग हैं और बहुत से वर्गीकरण हैं इसमें, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होता है इसमें और बहुत से बड़ा क्लासिफिकेशन है। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आई और इसके पहले हर एक बच्चे को एहसास ज़रूर होता है, लेकिन वो किससे कहे, या माता पिता भी समझने को राज़ी नहीं होते क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया है और ये चीज़ हमें पढ़ाई नहीं जाती। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अगर इस चीज़ को एजुकेशन सिस्टम, यस, देखिए आपको शिक्षित किया जाएगा स्कूल में, तब एक बच्चा जानेगा ना कि ये चीज़ होती है, इस तरह के इंसान भी होते हैं। तो बस बात यही हो जाती है कि अगर ये एजुकेशन में, एकेडमिक्स में अगर ये शामिल हो जाता है, आपको ये बताया जाता है कि मेल होता है, फीमेल होता है, थर्ड जेंडर होता है, तो फिर ये जो बच्चे पढ़ेंगे और समझेंगे, आगे जाके फिर ये समस्याएं कम होने लगेंगी और एक्सेप्टेंस बढ़ने लगेगा। महरवी जी, सोशल एक्सेप्टेंस जो हम कहते हैं कि लोग बहुत एजुकेट हो रहे हैं, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जब भी हम रास्ते पर निकलते हैं या कोई एक चौराहा आता है जहाँ पे हमें थर्ड जेंडर दिखाई देते हैं या वो हमारे साथ इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पर ये सुना जाता है कि लोग उन्हें छक्के के नाम से बुला रहे हैं या कुछ भी एक अदर आइडेंटिफिकेशन उन्हें दे दिया जाता है। तो ये सब सुन के कैसा महसूस होता है? ऑब्वियसली बुरा लगता है बहुत। और छोटे होते हैं हम, मतलब 8th या 7th में रहा हूँगा, मोहल्ले में जब निकलता था तो लड़के ताली बजाते थे, मैं नहीं, लड़के ताली बजाते थे, मुझे देखकर मजाक उड़ाते थे, चूँकि ये चलता मटक्कर है। अब मेरी जैसे चाल वैसे न चलता था और फिर छक्का कहना, मामू कहना, मीठा कहना, तमाम तरह की गालियाँ देना। वो एक अकेला बच्चा जिसका कोई दोस्त नहीं है, उसको स्कूल में भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मेल और फीमेल के बॉक्स में फिट नहीं बैठता। तो आप देखें समाज में हम कहीं भी उठते बैठते हैं, आप सिनेमा में भी देखें तो क्या चल रहा है, वही एक तोता और मैना की कहानी, ठीक है। तो एक इर्द गिर्द ये जो पुरुष और महिला के इर्द गिर्द ये समाज जो घूमता है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। और उसके बाद जब हमें गलत ठहराया जाता है, अनैतिक ठहराया जाता है, पापी ठहराया जाता है, हमें दया की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत पेनफुल है ये, बहुत दुख होता है। तो ये जो आपने स्लैंग वर्ड्स अभी बोले, छक्का, मीठा, तो ये वाकई में एक गाली है या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव मीनिंग भी है? ऑब्वियसली ये गालियाँ हैं, इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से कभी कोई शब्द का कुछ अलग मायने रहा होगा, लेकिन आज तो ये गाली है और हमें सुनकर जैसे हमारी आत्मा कचोटती है और बहुत पेन होता है हमें। और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ इस तरफ ज़्यादा छक्का, मामू इस तरह से बोला जाता है, यूपी साइड आपका मीठा, इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। तो गालियाँ तो हम निकलते हैं कहीं भी तो हमें सुननी ही पड़ती है, एक तरह से आदत हो गई अब तो। महरवी जी, जो आपका ये पूरा सफ़र रहा इस आइडेंटिफिकेशन के साथ, तो आपने ये अपना जो सफ़र है वो अकेले ही लड़ा या आपके साथ आपका परिवार या आपके दोस्त, तमाम आपके जितने भी जान पहचान के, उन्होंने आपका साथ दिया? देखिए, जब हमें ये महसूस होता है कि हम ऐसे हैं, हम अलग हैं, तो ऑब्वियसली आप अकेले होते हैं। और उस दौर में जब कुछ नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास में, तो मुझे ये डर था कि मैं अपने मम्मी पापा को अगर ये बात बता दूं तो शायद उनका दिल टूट जाएगा या वो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी।
और उस वक्त कहीं भी ये सुनने में नहीं आता था। हम घरों में ज़रूर देखते थे कि हिजड़ा समुदाय के जो लोग बधाई टोली करते हैं, बधाइयाँ मांगने आते हैं। कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता था उससे भी कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, मैं तो पुरुषों की तरह हूँ, बायोलॉजिकली सारी चीज़ें मेरी पुरुषों जैसी हैं, लेकिन मेरी हरकतें, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा सोचने का ढंग लड़कियों जैसा क्यों है। तो ये शुरुआत से लेकर जब आप एक अडल्टहुड तक आते हैं, तब तक आप बहुत अकेले होते हैं, और ये अकेलापन और बढ़ जाता है जब आपको किसी से प्यार होने लगता है और फिर वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता या आप उसे बता नहीं पाते। और बाद में बहुत जाकर जब मैंने अपने परिवार वालों को ये बात बताई, मुझे लगा कि अगर मुझे इस ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है और कुछ बनना है तो मुझे घुट घुट कर नहीं जीना है, और मुझे अपनी पहचान के साथ जीना होगा, अपने परिवार को साथ लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ना होगा, और अगर परिवार साथ में होगा तो फिर समाज भी साथ में होगा। राइट? अगर फैमिली आपके साथ में है तो सोसाइटी को मानना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके मम्मी पापा इनके साथ में, तो हम कौन है बोलने वाले। समाज हम ही लोगों से बनता है। तो एक लंबा दौर अकेलेपन का रहता है। फिर मेरे साथ ज़रूर ये अच्छा हुआ कि परिवार साथ में होने लगा और मैं अपनी पहचान के साथ और अपने रंग ढंग में थोड़ा सा उतरने लगा, और उस तरह से मैंने लाइफस्टाइल बना लिया। लेकिन मेरे साथी जो हैं, जो मेरे और फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। आज भी मोर देन 90% आई कैन से लोग क्लोजेट में हैं, सामने नहीं आ पाते। अगर सामने आ जाते हैं तो उनके परिवार वाले उन्हें अबंडोन कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। वो पढ़ नहीं पाते, वो वेश्यावृत्ति में चले जाते हैं, या गलत आदतों में या गलत बातों में चले जाते हैं। इस तरह से वो अपने जीवन का एक तरह का नर्क बना लेते हैं। ये मैक्सिमम लोगों की कहानी है। स्थिति बहुत ख़राब है आज भी। जब आपने ये कॉन्फिडेंस में लिया कि नाउ दैट यू आर रिलीविंग इन योर ओन आइडेंटिटी, तो क्या समाज में आपके साथ कभी कोई बहुत मिसट्रीटमेंट हुई हो, जिसका जो आपको आज भी याद हो कि मेरे साथ उस वक्त ये गलत चीज़ हुई थी जो आज नहीं होनी चाहिए? इट्स अ वेरी सैड स्टोरी एक्चुअली। एक रात को मैं घर लौट रहा था अमलेश्वर से, तो 2 लड़कों ने मुझे रोका और हेल्प करिए भैया जी, ऐसा करके मुझे बोला। तो बस फिर मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा मदद करनी चाहिए इनकी। तो वो कहने लगे कि पेट्रोल दे दीजिए, हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं गाड़ी से उतरकर पेट्रोल को निकालने लगा, तो उतने में फिर उनके 2 दोस्त और आए और ये 4 हो गए। और फिर उसमें से एक कहता है कि इसको लेकर चलते हैं और ये मीठा लग रहा है। हाँ, और इस तरह से हुआ। मैं ज़्यादा आपको कैमरे पर नहीं बता पाऊँगा, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। इन 4 ने फिर मुझे रेप करने की कोशिश की और मुझे बहुत मारा। मेरा जबड़ा अंदर चला गया था और मेरे घुटने की हड्डी टूट गई थी, मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। लगभग मैं अधमरा सा पड़ा हुआ था, मेरी गाड़ी कहीं, मेरा चश्मा कहीं, और बस किसी तरह से मैंने जय महाकाल की चीख लगाई एक, और हिम्मत करके मैंने विरोध करके उनसे मतलब उन्हें भगा दिया था। वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हुए, पर मुझे अधमरा कर दिया था, बहुत मारा था। मुझे उससे उबरने में लगभग 1 साल लग गया। मुझे कोई लड़का दिखता था तो मुझे डर लगता था कि नहीं ये वही है जिन्होंने, क्योंकि वो अंधेरी रात थी, मैं देख नहीं पाया था वो कौन थे। तो बहुत मुश्किल हुई, और आपकी आत्मा घायल हो जाती है जब आपके साथ कोई इस तरह से दुराचार करता है। तो ऐसे और भी इंसिडेंसेस हैं जिन्होंने मुझे बहुत मतलब कई बार तो ऐसा मन हुआ कि क्यों जी रहे हैं, मर जाना अच्छा है। और 1-2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति रहा हूँ और बहुत ही क्रिएटिव रहा हूँ शुरू से। तो हमेशा अपनी कला, अपनी किताबों, अपने लिखने को एक आई यूज्ड टू बर्न माई फियर्स, आई यूज्ड टू बर्न माई पेन थ्रू राइटिंग, थ्रू पेंटिंग। इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। So you overcome through your writing. I overcame through my creativity, you can say. There were so many different mediums at different times. I used to paint at one point of time. Then I started writing also. अब मैं मूर्तियाँ भी बनाता था, right?
Sculptures. Yeah, sculpturist. I used to mold actually. I used to cast and mold all that things. और फिर मैंने फाइन आर्ट्स में 4 साल का ग्रेजुएशन भी किया है ललित कला में, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स थे। तो कुछ मूर्तियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर रखी हुई हैं। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन व्हिच एक्चुअली आई किल्ड थ्रू माय राइटिंग एंड थ्रू माय क्रिएटिविटी। So creativity, आपकी क्रिएटिविटी ही आपको कॉन्फिडेंस देती है Obviously, समाज में yes. सामने जाने को या काम करने। Yeah. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि समाज में आपको सम्मान से ज्यादा तरस की नजरों से देखा जा रहा है? घृणा एक्चुअली इट्स लाइक हेट्रेड। दया तो करते हैं लोग कि ऐसा क्यों है बेचारा, कम संसा, हाँ लड़कों के कोई गुण नहीं है, इस तरह से तो दया भी करते हैं, लेकिन घृणा ज़्यादा है। और एक चीज़, बहुत से लोग हैं जो घराना परंपरा से आते हैं, उनको लोग फिर सम्मान की नज़र से देखते हैं। उनको एक दर्जा दिया जाता है देवता का, जिनके पैर छुए जाते हैं, दुआएं ली जाती हैं, बधाई दी जाती है। तो या तो आप दया करते हैं या आप घृणा करते हैं, या फिर बहुत ऊपर उठाते हैं, सम्मान देते हैं। हमें बराबरी चाहिए। हमें चाहिए कि आप हमें इंसान समझें, इक्वालिटी की नज़र से देखें, हमें दया नहीं चाहिए। तो ये जो क्वीर रैली निकाली जाती है हर साल, हाँ, तो इस पे ऑलमोस्ट लोग ये कहते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस थर्ड जेंडर, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन क्या आज भी ये लोग सिर्फ एक दिखावे के लिए या सिर्फ नज़रों में आने के लिए ये करते हैं कि वाकई में आज लोग बदल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये जो प्राइड मार्च की बात आप कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं। हम प्राइड मार्च इसलिए करते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। हमें फ़ख्र है हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी पहचान पे, हमारे जेंडर पे, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ व्हाट योर जेंडर इज, सेक्सुअलिटी इज, सब एक होकर हम मार्च करते हैं और हम ये बताते हैं लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कि हमें फ़ख्र है, दिस इज़ अ प्राइड, वी आर प्राउड। हम ये बताना चाह रहे हैं। और इससे ये होता है कि जो बच्चे क्लोजेट में हैं, जो अभी मतलब अपने परिवार के सामने कम आउट नहीं हुए हैं, उनमें हिम्मत आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी में आती है, लेकिन जब हम इस तरह के मोर्चों पर चलते हैं तो हमारे साथ सरकार के भी कुछ लोग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग होता है, राइट। हमारे साथ तमाम इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, उनके स्टूडेंट्स जो एलाइज होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी पहचान को सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ प्राइड मार्च में मार्च करते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है समाज में, आम लोगों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, कि हाँ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं समाज में, हमारा बच्चा अकेला नहीं। अगर किसी का बच्चा होता है ऐसा, तो बहुत तरीक़ों से ये फ़ायदेमंद है हमारी कम्युनिटी के लिए। बच्चों के कम आउट होने के लिए हेल्प करता है, हमारी आवाज़ समाज तक पहुंचती है, समाज इससे सेंसिटाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें कह रहे कि समाज सेंसिटाइज होता है या बच्चे खुल पाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जब भी बच्चे अपनी फीलिंग्स या अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, तो मोस्टली पेरेंट्स उन्हें बंद कर देते हैं या उन्हें बाहर जाने की वो आज़ादी नहीं दी जाती, लोगों से मिलना जुलना उनका कम हो जाता है। तो ये क्या आज भी वही चल रहा है? सो हाउ विल यू, आई मीन, आप इसको कैसे एक संदेश के तौर पर देंगे कि ये ना करें और बच्चों को, आई मीन, लेट देम फ्री टू लिव? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो कहा कि इस सब्जेक्ट को एकेडमिक्स में, मतलब कॉलेज और स्कूल के लेवल से पढ़ाना है, स्कूल के लेवल से, ताकि वो छोटा बच्चा ट्रेन हो सके, वो एजुकेट हो सके इस विषय में। तो कुछ सालों बाद ये समस्या बहुत कम हो जाएगी, ख़त्म सी हो जाएगी। जेनजी और उसके बाद की जनरेशन अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम जो हैं अभी 1950s, 60s, 70s, लाइक ये जो बॉर्न लोग हैं, इनके साथ तो समस्या बहुत ज़्यादा है। आज भी मैक्सिमम जो आपने बोला, तो पहला तो ये कि एजुकेशन में इसको लेकर आए, ठीक है। दूसरा, प्रिंट मीडिया हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम वीकली कॉलम्स निकाले, हमारी स्टोरीज़, हमारे अचीवमेंट्स। मैंने ये चीज़ केरला में देखी। मैं वहाँ द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था
वहाँ एवरी डे देयर वाज अ कॉलम, वो पूरा हमारी कम्युनिटी लाइक LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में, उसमें एगोनी आंट कॉलम आप जानते हैं, एगोनी आंट, जिसमें आप सवाल करते हैं, अपने क्वेश्चंस रखते हैं और आपको एक एक्सपर्ट जवाब देता है। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो एक पूरा पेज हमारे कम्युनिटी को डेडिकेटेड होता था। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ में? यदा कदा कोई स्टोरी आ जाती है, तो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरफ हमें थोड़ा सा पोर्ट्रे करना चाहिए, हाँ। बताना चाहिए। भैरवी जी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दी थी। लेकिन आपको क्या लगता है, इसका असर आज भी हर गली मोहल्ले या कार्यस्थल पर दिखाई देता है, या ये सिर्फ कानूनी किताबों पर ही शामिल? सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये ज़रूरी था, क्योंकि शुरुआत कानून से ही होती है। समाज ऐसे नहीं सुधरता। तो कानून जब कोई एक्ट लाता है या कोई नया कानून बनता है, अप्रूवल्स आते हैं, जैसे हमारी आइडेंटिटी बनी, ठीक है, थर्ड जेंडर आइडेंटिटी सुप्रीम कोर्ट ने हमें ग्रांट की, तो हम पेपर्स में आए, ये एक दरवाज़ा खुला। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये एक दरवाज़ा खुला, हमें अब अंदर जाकर एक लंबा रास्ता तय करना है और कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो आज भी देखिए सरकार का काम आप जानते ही हैं, थोड़ा स्लो होता है, हिकअप्स ले लेके वो काम करते हैं। तो यहाँ भी वही है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स भी लग रहे हैं, और रिजर्वेशन चाहिए हमें जॉब्स में, और प्राइवेट सेक्टर को सेंसिटाइज करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा सेक्टर है वो, और वहाँ पर बहुत सी बड़े लेवल पर भर्ती की जा सकती है। सरकार ने जो थर्ड जेंडर के ऊपर सरकारी योजनाएं बनाई हैं, आरक्षण है, कुछ स्कीम्स हैं जो बेसिकली थर्ड जेंडर के लिए ही है। हाँ जी। तो क्या ये आप लोगों को वाकई में हेल्पफुल कर रहा है, या ये सिर्फ एक नहीं, इट्स एक्चुअली हेल्पफुल। आपने सुना होगा सरोना में गरिमा गृह है, जो विद्या राजपूत जी हैं, रवीना बरिहा जी हैं, ये वहाँ पर देखते हैं पूरा, और ये सेंट्रल मिनिस्ट्री से रन होता है। ये शेल्टर होम है एक तरह का, मैं कहूँगा डेवलपमेंट सेंटर है। वहाँ 25 बच्चे, जो मेरी जानकारी है आज, वहाँ हर साल 25 बच्चे एनरोल करते हैं, और उनको ट्रेन किया जाता है। जो भी उनके किसी को सिलाई करने का मन है, तो वो सिलाई में, किसी को जिस जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। अभी बहुत से बच्चों की पुलिस में भर्ती हुई, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में। तो ये तो अच्छी बात है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। और मेरी नज़रों के सामने अभी मैंने देखा, शायद ये 4था बैच या 5वां बैच वहाँ से रिलीज़ होगा, और काफ़ी बच्चों को नौकरी लगी है, और सरकारी स्तर पर लगी है, प्राइवेट सेक्टर्स में लगी है, और बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं वहाँ, तो फ़ायदा तो होता है। और इस पर NGO कितना हेल्पफुल करता है ये सारे काम पर? देखिए, इनफैक्ट एक्टिविज़म की शुरुआत ही वहाँ से हुई, क्योंकि एक व्यक्ति, मुझे याद है, गुजरात से वो आई थी, और वो कोई NGO रन करती थी। वो सिस जेंडर थी। सिस जेंडर का मतलब नॉर्मल स्ट्रेट पर्सन, मेल या फीमेल। वो सिस जेंडर वुमन थी। वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की थी उन्होंने। तो देखिए, कहीं कोई बुद्धिजीवी या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज में समानता चाहता है, वो हमारे लिए आगे आता है, और NGOs बनते हैं, काम होते हैं, फिर इस तरह से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो डेफिनेटली आज मितवा संकल्प समिति, जो हमारी छत्तीसगढ़ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फाउंडर विद्या राजपूत जी है, मैंने बताया, काफ़ी काम किया है पिछले 20 सालों में, काफ़ी उपलब्धियां हैं। सो लॉट ऑफ डिफरेंस विच आई कैन सी बिकॉज ऑफ विद्या राजपूत एंड रवीना बरिहा, लॉट ऑफ पीपल। भैरवी जी, एजुकेशन और एम्पावरमेंट में आज भी थर्ड जेंडर के लिए कौन कौन से दरवाजे बंद? बहुत से दरवाजे बंद हैं। एक आम आदमी के पास जो राइट्स हैं या जो सुविधाएं हैं, वो हमारे लिए क्यों नहीं? चाहे वो एजुकेशन हो,
प्राइवेट जॉब्स हो या पब्लिक सेक्टर हो या हेल्थ एंड हाइजीन हो या मकान में रहने की बात हो, आज एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहीं अगर चला जाता है कि उसे किराए का मकान चाहिए या फ्लैट चाहिए तो उसे नहीं मिलता, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर है। तो इस तरह की तमाम बहुत सी दिक्कतें हैं। कहने का मतलब ये है कि पग पग पर एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है, जीवन बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, स्कूल में टॉयलेट्स होते हैं या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में जो टॉयलेट्स होते हैं, आप वहाँ देखते हैं मेल और फीमेल के टॉयलेट्स होते हैं। आजकल आपने देखा होगा डिसेबल्ड के लिए भी टॉयलेट्स होते हैं। अब कहीं कहीं शुरुआत एक अच्छी हो चुकी है, जो हमारे जो ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स होते हैं वो डिसेबल्ड टॉयलेट्स के साथ में बना ली जाती। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तादाद कम है, बहुत कम लोग हैं, तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक अलग टॉयलेट के लिए उतना खर्चा ना उठा पाए या उतनी जगह वो यूज़ ना कर पाए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेल फीमेल एक डिसेबल्ड का और इस तरह से 4 टॉयलेट्स हो। आप ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके साथ ही हमारे टॉयलेट्स को कंबाइन करके बनाया जाए। ऐसे बहुत जगह हो चुका है काम, लेकिन जब तक ये पूरे देश में इक्वली हर जगह नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो वो इसी समस्या से जूझ रहा होता है। आज अगर हम कहीं भी जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल भी अगर जा रहे होते हैं, तो वहाँ भी हम इसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि टॉयलेट इश्यू, लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू है। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स अपने जो अर्ज होता है नेचर्स कॉल का, उसको रोक कर चलते हैं दिन भर। जब वो लौटते हैं तब करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, इट्स नो प्लेस सेपरेट फॉर अस। ऐसे ही ट्रेनों में भी नहीं है। ट्रेनों में महिलाओं का अलग से कंपार्टमेंट होता है ताकि वो वहाँ महफूज होकर सफ़र कर सकें, तो हमारे लिए क्यों नहीं? ये सवाल बड़ा है। आपने ये जो गरिमा गृह, एजुकेशन, लोगों को हेल्प मिल रही है, ट्रेन की बात की, वॉशरूम्स की बात की, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि ट्रेन में अक्सर जो ट्रांसजेंडर आते हैं वो ताली पीट रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, कभी कभी सिग्नल्स पे पैसे मांग रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये ट्रांसजेंडर्स और आप जो कह रहे हैं कि एजुकेशन है, अभी एम्पावरमेंट की बात होने लगी, ये कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? क्या वो अलग हैं या आप अलग हैं या एक स्पेसिफिकेशन ही पूरी अलग है? देखिए, पहले तो हम सभी ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना? आपने देखा होगा जो घरों में बधाई लेने आते हैं, दे आर ऑल ट्रांसजेंडर्स। लेकिन वो एक ऐसी परंपरा से आते हैं जो हमारे भारतवर्ष में एक यूनिक है और कहीं नहीं मिलता। हमारे आसपास जो लगे हुए पड़ोसी देश हैं वहाँ इस तरह की परंपराएं मिलती हैं जो कभी भारत का ही हिस्सा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये सभी जो आप ट्रेनों में देखते हैं, जो सिग्नलों पर देखते हैं, जो घरों में बधाई टोली लेने आते हैं, और मेरे जैसे जो पुरुष हैं महिला की तरह रहते हैं, जो महिलाएं हैं पुरुषों की तरह रहती हैं, ठीक है, और भी बहुत से क्लासिफिकेशन, इट्स अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन जिसका एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है ट्रांसजेंडर। आप जो ट्रांसजेंडर बिल आया उसमें क्लियर क्लासिफिकेशन है कि ये सारे, चाहे ट्रांस मैन हो, चाहे ट्रांस वुमेन हो, चाहे यूनक्स हो, राइट, और तमाम घराने, अलग अलग घराने हैं हमारे पूरे देश में, अलग अलग स्टेट्स के। अयप्पा कहते हैं, जोगप्पा कहते हैं, अरावली कहते हैं, इस तरह के ये सभी ट्रांसजेंडर्स हैं। तो ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। सेक्सुअलिटी एक अलग क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसमें जो हम अक्सर टर्म लेते हैं ना उसमें सारा कुछ आ जाता है, LGBTQIA+। तो आपने जो सवाल किया यह मुझे भी बुरा लगता है कि जो गलत आचरण सिग्नलों पर होता है मेरी बहनों और भाइयों के ज़रिए, और जो ट्रेनों में हम अक्सर सुनते हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं, पैसे मांगते हैं और गाली गलौज तक हो जाती है, झगड़े तक हो जाते हैं। आजकल बहुत होता है कि लोग कंप्लेंट भी करते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हाँ, मैं भी उसी कम्युनिटी का हूँ या वो मेरी ही कम्युनिटी है। बस फ़र्क ये है कि मैं आपको शॉर्ट में एक सेंटेंस में समझाऊंगा ताकि
जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उन्हें भी ये क्लियर हो जाए कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। ट्रांसजेंडर उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति जिस लिंग के साथ पैदा होता है वो बड़ा होने के बाद उस लिंग से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता। क्लियर? सिंपल है। अगर एक लड़का अपने एक लड़का अपने लिंग के साथ पैदा हुआ है और वो जब बड़ा होकर पुरुषों से ही आकर्षित होता है या उसे ऐसा लगता है कि वो एक लड़की है, लाइक अदर सेक्स, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर। यही बात उसके साथ भी होगी। अगर कोई बायोलॉजिकली फीमेल है और उसको लगता है कि वो पुरुष जैसी है या उसे पुरुष बनना है, तो आजकल ये सुविधा भी है मेडिकल साइंस आने के बाद कि अब हम ट्रांजिशन करवा सकते हैं, मेल से फीमेल बन सकते हैं, फीमेल से मेल बन सकते हैं। स्टिल इट्स नॉट दैट मतलब इजी। एक और तरह के बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। ये इंटरसेक्स बच्चे वो होते हैं जिनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, मतलब जो नीचे ऑर्गन है, वो किसी बॉक्स में नहीं आता। व्हेन द डॉक्टर सीज द चाइल्ड व्हेन ही और शी इज बोर्न, तो वो उस ऑर्गन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मेल के बॉक्स में उसको हम पेटेंट करना है या हाँ, हम क्या लिखें, हम उनके माँ बाप को क्या बताएं कि ये बच्चा लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है। तो मेडिकल साइंस उसे इंटरसेक्स असाइन करता है। इंटर लाइक इंटरनेशनल, इंटरकास्ट, तो दो जेंडर्स, दो सेक्सेस के बीच का, वो इधर का भी हो सकता है उधर का भी हो सकता है। तो आई मस्ट टेल यू कि वो बच्चा बड़ा होकर खुद डिसाइड करेगा कि उसको लड़के के जैसा रहना है, लड़की के जैसा रहना है। वी शुड नॉट इंटरफेयर। माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, इसी तरह के शायद बच्चे रहे होंगे जिनको हमने हिजड़ा मान लिया और इनको फिर समस्या आई होगी ना कि इन्हें कैसे पालेंगे और क्या बताएंगे समाज को कि ये क्या है, लड़का है लड़की है। तो फिर ऐसे ही किसी को दे दिया जो इनके जैसे थे, जो घराना परंपरा से आते हैं। मुझे लगता है कि ये परंपरा वहीं से, एक जैसे लोग एक जगह रहते हैं ना, तो आपने ये जो अभी कहा कि बच्चे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, वो उनकी अपनी एक चॉइस है, ये बिजनेस नहीं है, ये नहीं है। लेकिन बहुत बार जो ट्रांसजेंडर होता है या नॉर्मल स्त्री है, पुरुष है, वो भी एक ट्रांसजेंडर की गेटअप में आकर के पैसे मांग रहे हैं या बधाई देने भी इवन आ जाते हैं। बधाई छोड़िए, आप वो श्राप तक दे देते हैं। और फिर मतलब मेरा ये कहने का सेंस है कि ये एक बिजनेस के तौर पर फैल चुका है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स तो है ही है, बल्कि नॉर्मल पुरुष हो या स्त्री हो वो भी इस पर घुस जा रहा है। जी जी, इस पर देखिए मैं क्या ही कहूँ। अब कोई भी समाज हो, उसमें गलत लोग, क्रिमिनल्स, कल्प्रिट्स और पता नहीं कितने तरह के लोग होते हैं। इसी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा समाज कोई बहुत ही प्योर या वो सभी अच्छे अच्छे लोग हैं और हम सब बहुत, ऐसा नहीं है। इस तरह से हर समाज में सब तरह के लोग होते हैं, हमारे समाज में भी हैं। आपने बात की ट्रेनों की, और जो बदतमीज़ियाँ होती हैं, चारित्रिक ह्रास हुआ है हमारे समाज का, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत ही सामाजिक कारण रहे हैं और अब सुधार हो रहा है। अब ये एक ज़माने से, हज़ारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। आपको क्या लगता है वो 10 साल में टूटेगी? ये हज़ारों सालों की परंपराएं हैं। इनका गुरु होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बाहरी समाज से बिल्कुल कटाव होता है। एक ही ऐसा टाइम होता है जब ये जाते हैं उन घरों में, नाच गाना करते हैं, बधाइयाँ मांगते हैं और फिर वापस अपने डेरे चले जाते हैं। तो वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्लेस दे लिव इन। समझने में, बदलने में समय लगेगा। उसकी शुरुआत ही हुई है, मैं कहूँगा। वो बदलना नहीं चाहते, शिक्षित होना नहीं चाहते, जो कि बहुत ही रिजिड कस्टम्स हैं। ये जो थर्ड जेंडर हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, ये जब बधाई लेने आते हैं या दुआएं देने आते हैं, बच्चा होता है या नई शादियां होती हैं, तो अगर हमने उन्हें कुछ कीमती तोहफा नहीं दिया या पैसे नहीं दिए, तो वो उस पर बद्दुआ भी देकर जाते हैं और आमतौर पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या बहस हो जाती है। आपको नहीं लगता ये सब बंद होना चाहिए, या ताली बजाकर पैसे मांगना
ये सब बंद होनी चाहिए जब सरकार ने ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं बना रखी हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जो बधाई परंपरा है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, आपने देखा होगा वैसे भी अब लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ ये लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो कुछ कमी आई है अब शहरों में, लेकिन अभी भी जो ट्रेनों में ये चल रहा है, सिग्नल्स पे चल रहा है, ये बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। और कई बार अगर आप इन्हें पैसे न दें जितना ये मांग रहे हैं तो ये आपको बद्दुआएं देते हैं, या लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, या इनकी हरकतें कई बार अश्लील हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बुरी बात है और बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं हमारी पहचान की जो हमें दी गई है, लीगलाइज किया गया है इसे, और जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स शिक्षित होंगे, नौकरियों में जाएंगे, तो ये कम होता चला जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, अगले 10-20 सालों में भी होने वाला है। इसे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है, जनरेशनली चला आ रहा है। जी, जनरेशंस टू जनरेशंस ये कैरी ऑन हो रहा है। और अब ये क्यों बंद होना चाहिए, और आगे ये बंद होकर रहेगा, वो चाहे 20 साल लगे, चाहे 30 साल लगे, या 50 साल लगे। क्यों? क्योंकि आज जो एक बच्चा पैदा हो रहा है, जो बड़ा होगा, जो कुछ बनना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, वो निश्चित रूप से नहीं चाहेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी नहीं चाहेगा, हो सकता है कोई एक ऐसा उसमें से भी निकल आए, लेकिन ज़्यादातर लोग पढ़ना चाहेंगे, कुछ बनना चाहेंगे। ये शिक्षा और जॉब से ही हो सकता है, या उनके अपने स्वरोजगार से हो सकता है। तो बदलाव आएगा, लेकिन बहुत दूर है अभी। आप जो ये कह रहे हैं बदलाव आएगा, और हमने अवेयरनेस की बातें भी की हैं, लेकिन मोस्टली ट्रांसजेंडर्स पे आपको नहीं लगता उनमें भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए? क्योंकि जब भी हम उनसे इंटरैक्ट होने की कोशिश करते हैं या उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक सिंपल सा सेंटेंस आता है कि अगर हमको ये करना ही होता तो हम यहाँ क्यों आते, हम रानी कुठी चले गए होते। वो वैश्यावृत्ति पे बातों को ले जा लेते हैं, उन पर बातें करने लग जाते कि हम वहीं रहते, हम यहाँ क्यों आते, हम शहर आए पैसे कमाने। और उनका पैसे कमाने का जरिया क्या है? ट्रैवल, सिग्नल्स पे मांगना, ट्रेन्स पे मांगना। जी जी, मोस्टली उनके आंसर इस पैटर्न पे जाते हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, उस पर कोशिशें चल रही हैं, और बदलाव आना भी निश्चित है, ठीक है। आप ये समझें कि जो घराना परंपरा में जो हिजड़ा समुदाय रहता है, ये पुराने लोग हैं, मतलब बहुत पहले से चले आ रही परंपराएं हैं। उस ज़माने में उनके पास और कोई चारा नहीं होता था। जो इस तरह का बच्चा होता था, जिनके माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपने साथ नहीं रखते थे, उसे पढ़ने से वंचित किया जाता था, उसे कुछ बनने से वंचित किया जाता था, तो उसके पास एक ही ज़रिया बचता था कि वो अपने कस्बे या अपने शहर में या गांव में अपने जैसे लोगों के पास चला जाए और उस गुरु की शरण में जाकर वो वहाँ पर अपना जीवन यापन करे। ये वही जगह है, ये वही घराने हैं, ये वही अखाड़े हैं। तो इनको एकदम से मिटा देना भी गलत होगा, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। हाँ, थोड़ा सा उनको भी समझना होगा कि जो गलत है वो गलत है। जो व्यवहार समाज में स्वीकृत नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, तो ये उन्हें समझना चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है भैरवी जी, ये मैं समझ गई कि जो बदलाव आने हैं वो धीरे धीरे आएंगे, एजुकेशन के थ्रू आएंगे, अवेयरनेस जब होगी तो ये चलता रहेगा, लोग समझ जाएंगे। खैर, अब आप एक ज्योतिष हैं और आपने इस ज्योतिषी में बहुत बड़ा नाम कमा रखा है, तो क्या आज भी आपके जब क्लाइंट्स आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि आप एक थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो आपसे बात करने में या सवाल करने में हिचकिचाते हैं? इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये महसूस किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं समाज में जिनका एक प्राइवेट कोना होता है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन किससे पूछें।
और मेरे जैसे भी बहुत से लोग हैं ना, जो आज तक कभी किसी ज्योतिष के पास जाकर ये नहीं पूछ सके कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, या जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या इसके इर्द गिर्द हो सकते हैं। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो उसके बाद मैंने देखा कि एक्चुअली लोग ज़्यादा क्यूरियस हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मुझे जानने के लिए, मेरे समुदाय को जानने के लिए। ये कि बहुत ही पॉजिटिव जो चेहरा मुझे दिखा इस क्षेत्र में आने के बाद। एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें हम किन्नरों को और हम थर्ड जेंडर्स को वैसे ही बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो एक कॉमन सोसाइटी है, जिस समाज में हम रहते हैं, एक आम आदमी रहता है, प्रॉब्लम वहाँ है। तो मुझे कभी भी अपने पंथ में ये दिक्कत नहीं हुई, जिस पंथ को मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे मेरी गुरु शिष्य परंपरा में जो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ कभी दिक्कत नहीं हुई। और आज जिस गद्दी पर बैठकर मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरे पास इसलिए आते हैं कि वो अपनी बात को अपने फास्ट फ्रेंड से भी नहीं कह सकते, अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकते। तो ये एक अच्छा पहलू है। तो ओवरऑल आपको आपकी पहचान जो है वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही मिली, या आपके जो स्कल्पटिंग आर्ट है, आर्ट कल्चर के थ्रू ही आपको आपकी जो पहचान है आपने वो बनाई है? अनुष्का, ऐसा है, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं फाइन आर्ट्स कर रहा था, उस वक्त भी आई वाज अ लिटिल पॉपुलर, लेकिन वो जेंडर की वजह से नहीं था, क्योंकि उस टाइम में मैं खुद उसको एक्सप्लोर कर रहा था। यू नो, आई नेवर रियलाइज दैट आई एम दिस जेंडर। तो उस वक्त भी मीडिया होता था, पेपरों में मेरा नाम आता था, लेकिन एज एन आर्टिस्ट। अच्छा। उसके बाद व्हेन आई रिवील्ड दिस फैक्ट टू द सोसाइटी, व्हेन आई केम आउट टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, और फिर जब मैं ज्योतिष में आया, एस्ट्रोलॉजी में आया, तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे एक काफ़ी ऊंचाई दी। आई एम नॉट पॉपुलर बिकॉज ऑफ माय जेंडर, कि यू नो लोग क्यूरियस होते हैं या मिलना चाहते हैं। पॉपुलर थ्रू योर वर्क। हाँ, मेरा जो एक समर्पण है ज्योतिष को लेकर, जो मेरी साधना है इस विषय को लेकर, मैं दिन रात समर्पित भाव से मैंने जो ज्योतिष किया है पिछले 10 वर्षों में, उसकी वजह से मुझे ये पहचान मिली है, ना कि मेरे जेंडर की वजह से। भैरवी जी, इतनी सारी उपलब्धियों के बाद एक बहुत नहीं है, स्टिल यू आर अ मल्टीटास्कर, व्हाट वी कैन से। हाँ जी। इतनी उपलब्धियां हैं आपके पास, इतना नॉलेज है, इतनी मेमोरीज हैं, ये सब कंबाइन करने के बाद क्या आप आज स्वतंत्र फील करते हैं? डू यू फील दैट नाउ यू आर इंडिपेंडेंट? आपको एक मेरा निजी जो एक पेन है वो आपको बताऊंगा, और आज दर्शक भी सुनेंगे। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रांजिशन माई सेल्फ फ्रॉम मेल टू फीमेल। मैं हमेशा एक औरत के शरीर में जीना चाहता था, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं दूंगा इसके लिए। बहुत से हालात, मैंने 3 बार ट्राई किया ऐसा, लेकिन हालात ऐसे बन जाते थे घर के और हमारे बिजनेसेस के कि ये स्टेप मैं कभी ले नहीं पाया। तो ये एक वो पेन है, वो दर्द है जो आज भी जिसके साथ मैं जी रहा हूँ। तो मैं अपने आप को कैसे आज़ाद कहूँ? ठीक है, हमें पहचान मिल गई है, बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन आज फिर भी अपने तरीके से, जिस तरह से हम जीना चाहते हैं, ऐसे असंख्य ट्रांसजेंडर्स हैं जो नहीं कर पाते, अपनी जिम्मेदारियों के चलते, अपने परिवार के चलते और अपने समाज के चलते। तो मैं जीता जागता आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ, विच इज़ अ पेन दैट आई कुडंट ट्रांजिशन, लाइक आई कुडंट गो फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल। So you I still want it, yes. partially you feel independent? Partially or you नहीं, totally. You totally feel that? Yes, I totally feel from inside, from within, that I'm a girl, I'm a woman, and I want to be like that. And you're लेकिन happy with your identity? I'm happy with my identity, but I regret. I'm very sorry that I cannot change it. I cannot go for the surgical procedures because of some reasons. तो भैरवी जी, स्वतंत्र भारत में थर्ड जेंडर के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? मनुष्य होने की आज़ादी, और क्या चाहिए? हमें समान अवसर दिए जाए, हमारे पास परिवार हो, हम अपने माँ बाप के साथ रहें जैसे आप रहते हैं, हर कोई रहता है। हमें अपने पसंद के साथी के साथ शादी करने का अधिकार हो, हमें बच्चे करने का अधिकार हो, हमें वो सब कुछ करने का अधिकार हो
जो आप करते हैं एक आमजन करता है, ठीक है? तो वी वांट ऑल इक्वल राइट्स एंड वी जस्ट वांट टू फील ह्यूमन, यू नो। भैरवी जी, अब आपने एक बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट दे दिया कि मनुष्य होना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं ये कहना भी चाहूँगी कि ना सिर्फ हमारे पास क्या है, जो एक शरीर है, मन है, दिल है, सब है, बस इंसान एक इंसान नहीं बन पा रहा। ओह, दैट्स राइट। है, अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले ओह, तो आप उनके सामने क्या कहेंगे? अगर मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, मैं उनसे ही ज़रूर पूछूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि आज इस आज़ाद भारत में क्या हम ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी वाले क्या सच में आज़ाद हैं? सिर्फ पेपर्स में हमें आइडेंटिटी दे देने से नहीं होगा। वो सारी चीज़ें जो एक आम नागरिक को मिलती हैं, हमें भी मिलनी चाहिए। वो सारे राइट्स, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या हमें इक्वालिटी मिली है? और आज एक आदिवासी समुदाय से एक महिला आकर हमारे देश की राष्ट्रपति बनती है, और एक चाय बेचने वाला बच्चा बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनता है इस देश का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी, कि क्या एक ट्रांसजेंडर आज इस समय देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि सर, मैं तमाम लीडर्स हमारे समाज के, हम सभी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को हम शिक्षित कर सकें, उन्हें रोज़गार दे सकें, और आज जो स्थिति हमारे देश की है, जहां एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नेता बन जाता है, तो मेरे कुछ काबिल बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स हैं जो बहुत शिक्षित हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 20 दशकों में, और कमाल की प्रतिभा है उनमें। तो क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकें? मैं ये सवाल करूंगा आपसे। और मुझे लगता है कि जिस दिन ऐसा हो गया कि इस देश का प्रधानमंत्री एक ट्रांसजेंडर होगा, उस दिन हमें वास्तव में आज़ादी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। भैरवी जी, आपने बहुत सही बात कही है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि अब लोगों को इक्वालिटी, राइट्स के ऊपर समझना चाहिए, सोचना भी चाहिए। भैरवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इन्फॉर्मेशंस दी। थर्ड जेंडर के ऊपर हमने बात की, आज़ादी पे हमने बात की जी। आज़ादी, असली आज़ादी तो तब आएगी जब हम हर इंसान को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, बिना किसी भेदभाव के देखें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें देखने का नज़रिया बदलें, उन्हें अपने समाज का एक हिस्सा बनाएं, तब जाकर आएगी असली आज़ादी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ झंडे ही ना फहराएं, अपनी सोच भी उठाएं। और अब हम आपसे अगली बार मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।